ये कहानी है स्टेला की, एक ऐसी औरत जिसकी आंखें सत्ता पर गड़ी हैं। जब कोई औरत सिंहासन चाहती है तो उसका जिस्म ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। सामने है प्रिंस फ्रैंको, बदसूरत मेंढक राजकुमार, पर असल में असली कुलीन वारिस। स्टेला का गेम प्लान था उबलते मेंढक की विधि, मतलब फ्रैंको को धीरे धीरे प्यार से स्लो पॉइजन की तरह अपने वश में करना। लेकिन गड़बड़ ये हुई, प्रिंस फ्रैंको तो महाअधीर निकला। अचानक स्टेला पर झपट पड़ा। स्टेला, जो हर लड़ाई की पुरानी खिलाड़ी थी, डर के मारे भाग गई। सोचो, उसने हमेशा औरतों के खिलाफ लड़ाई जीती थी, पर किसी मर्द के साथ ये उसकी पहली सीधी टक्कर थी और वो हैरान रह गई। बाद में पछताई भी, क्योंकि उसने सुनहरा मौका गंवा दिया था। गलती सुधारने की कोशिश में स्टेला ने देखा कि प्रिंस फ्रैंको के कमरे से एक विधवा बाहर निकल रही है। पता चला वो विधवा फ्रैंको के पास महीने में कई बार आती है। स्टेला ने भेष बदला और सीधे गरीबों की झुग्गियों में जा पहुंची। थोड़ी खोजबीन के बाद विधवा मिल गई। बस पैसा फेंकते ही विधवा ने सारे राज उगल दिए। स्टेला को तब समझ आया, प्रिंस फ्रैंको भले ही बाहर से कितना भी उग्र और बिगड़ा हुआ दिखता हो, पर उसे वो काम करना बिल्कुल नहीं आता था। आप समझदार हो, आप समझ ही गए होंगे। बेचारी विधवा अपनी कड़ी मेहनत के लिए मोटा इनाम कमा रही थी। स्टेला के दिमाग में लाइट जल गई। पूरा गेम प्लान क्लियर हो गया। तभी महल में जोरदार धमाका, एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। ये खबर 100 डेसिबल की आवाज में क्वीन ब्रांडी तक पहुंची। क्वीन ब्रांडी को पता चला कि उसका बेवकूफ बेटा फ्रैंको कुछ और लोगों के साथ मिलकर साजिश रच रहा है, तो वो आग बबूला हो गई। हमारे खानदान पर यह बदकिस्मती क्यों? उधर स्टेला खुशी से नाच रही थी। उसने उसी रात अपने लवर जीना को बुलाया ताकि थोड़ा बेड फाइट हो सके। तभी नॉक नॉक, दरवाजे पर कौन? क्वीन ब्रांडी। जीना बेचारा डर के मारे बिस्तर के नीचे दुबक गई ताकि वह पकड़ा ना जाए। क्वीन ब्रांडी स्टेला के पास अपने मूर्ख बेटे से शादी करने की भीख मांगने आई थी। फ्रैंको की लापरवाहियों ने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। लोगों के बीच यही बात चल रही थी कि स्टेला अगर शादी कर ले तो मामला शांत होगा। लेकिन देखिए, ब्रांडी अपने बेटे का नाम तक लेने से कतरा रही थी। क्वीन ब्रांडी ने सोचा था स्टेला शायद मना करेगी, इसलिए सोचने के लिए एक रात दी। लेकिन स्टेला ने झट से हाँ कर दी। उसका जवाब अजीब नहीं बल्कि अहंकार से भरा था। उसने अपनी श्रेष्ठता दिखाते हुए कहा, अगर मैं नर्क में नहीं जाऊंगी तो और कौन जाएगा? ब्रांडी इमोशनल हो गई और अगले ही दिन शादी तय कर दी। पर एक शर्त, वो शादी में शामिल नहीं होगी और शादी होगी रात में चैपल में। साफ था उसे अपने बेटे से कितनी नफरत थी। उसने चेतावनी भी दी, तुम गर्भवती नहीं होगी, मुझे एक और राक्षस नहीं चाहिए। स्टेला ने हाँ कर दी, पर उसके अंदर खतरनाक प्लान पक रहा था। उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। स्टेला इतनी खुश हुई कि नाचने लगी और विडंबना देखिए, वो मेंढक की तरह दिख रही थी। फिर वो चुपके से हाउसकीपर कार्ल के घर गई और खुद को उसे सौंप दिया। इस तरह प्रेग्नेंट होने का उसका पहला मिशन कामयाब हो गया। बदकिस्मती देखिए, यह सब खिड़की से ड्राइवर रोक्को ने देख लिया। रोक्को, जो स्टेला का पागलपन की हद तक पीछा करने वाला आशिक था। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। स्टेला का सबसे बड़ा दुश्मन अभी बाहर इंतजार कर रहा है। क्या उसका प्रेजेंट होने का मिशन कामयाब होगा? जानने के लिए तैयार हो जाओ अगले हिस्से के लिए, क्योंकि अब होने वाला है एक खून खराबा। जब उसने देखा कि स्टेला ने एक बूढ़े आदमी कार्ल को चुना तो आग बबूला हो गया। अगले दिन रोक्को ने बहाना बनाया कि क्वीन ब्रांडी ने स्टेला को बाजार सब्जी लेने भेजा है और उसे कार में बिठा लिया। पर कार में बैठते ही स्टेला को एहसास हो गया, रास्ता गलत है। रोक्को की आंखें गुस्से से लाल थीं। कोई बात नहीं, कोई सफाई नहीं। उसने कार रोकी और पिछली रात जो देखा था वो सब बेरहमी से उगल दिया। मजाक उड़ाया, तुम्हें बूढ़े आदमी पसंद है? स्टेला चुप नहीं रही। उसने रोक्को को भी जबरदस्त जवाब दिया। उसे कायर कहा जो युद्ध में नहीं जाता, और न सिर्फ भगोड़ा बल्कि युद्ध पर गए दूसरे आदमियों की बीवियों का यार भी बताया। झगड़ा बढ़ा। रोक्को ने धमकी दी कि वो क्वीन ब्रांडी को सब बता देगा। स्टेला घबरा गई, रोने लगी, मिन्नतें करने लगी, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन रोक्को ने उसका झूठ मानने से इनकार कर दिया। स्टेला की आंखें भीग गईं, पर उसने बाहर सन्नाटा देखा। उदासी उसके चेहरे पर आई और फिर अचानक उसने स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। कार बेकाबू होकर जमीन पर धड़ाम से गिरी। धूल और धुएं का गुबार छा गया। 1 मिनट बाद स्टेला धीरे से बाहर निकली। वो घायल थी पर जिंदा थी। ड्राइवर सीट पर बैठा रोक्को मर चुका था। स्टेला ने कंफर्म किया कि रोक्को की सांसें रुक गई हैं। तब उसकी आंखों में असली आंसू आए, पर ये पछतावे के थे या डर के, कोई नहीं जान सकता। बस इतना पता है, ये पहला आदमी नहीं था जिसे उसने मारा था, और ये आखिरी भी नहीं होगा। उसी रात स्टेला ने अपना शादी का जोड़ा पहना। सफेद नहीं बल्कि चमकीले लाल रंग का। प्रिंस फ्रैंको भी नए कपड़े पहनकर दूल्हा बना। गंजे पुजारी के सामने दोनों ने जल्दी से कस्में खाईं। सुंदर दुल्हन को देखकर फ्रैंको कान से कान तक मुस्कुरा रहा था, पर उसे पता नहीं था कि यह सिर्फ एक बुरे सपने की शुरुआत थी। स्टेला को गर्भ से रोकने के लिए क्वीन ब्रांडी ने दोनों के लिए 2 छोटे छोटे बिस्तर लगवाए थे। लेकिन यह सब बेकार था, क्योंकि स्टेला की शादी हो गई, उसका प्रेजेंट का मिशन शुरू हो चुका है और एक लाश भी गिर चुकी है। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। एक तरफ महल में प्रिंस फ्रैंको और दूसरी तरफ वो हाउसकीपर कार्ल। स्टेला ने दोनों डिटेक्टिवों के साथ एक जैसा व्यवहार किया, किसी को नजरअंदाज नहीं किया।
उसका मिशन क्लियर था, गर्भधारण, और वक्त के साथ स्टेला का पेट बढ़ने लगा। हाँ, वो मूर्ख मेंढक राजकुमार जिसे पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, वो बाप बनने वाला था। अब असली सवाल क्वीन ब्रांडी से कैसे निपटा जाए। स्टेला इसी चिंता में थी कि भगवान यीशु ने खुद उसके लिए मौका भेज दिया। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ और मोर्चे से लौटे सैनिक अपने साथ लाए एक खतरनाक संक्रामक बीमारी, और दुर्भाग्य से क्वीन ब्रांडी भी उसकी चपेट में आ गई। स्टेला को मिल गया गोल्डन चांस। उसने तुरंत ब्रांडी की देखभाल और खानपान की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। शुरुआत में स्टेला का इरादा ब्रांडी को मारने का नहीं था, लेकिन एक दिन क्वीन ब्रांडी की नजर स्टेला के उभरे हुए पेट पर पड़ी। उसने जबरदस्ती स्टेला को अपने कपड़े उठाने को कहा। जब कंफर्म हो गया कि स्टेला गर्भवती है, तो ब्रांडी ने अपने पूर्वजों को धन्यवाद देने की बजाय स्टेला को क्रूरता से ऑब्जर्शन कराने का हुक्म दिया। बोली, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। स्टेला के पास सहमत होने का नाटक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, पर इस पल उसके दिल में क्वीन ब्रांडी के लिए जानलेवा इरादे आ गए। उसने अपने बचपन के पहाड़ी अनुभव का इस्तेमाल किया। स्टेला ने चारों तरफ जहरीला भोजन ढूंढा। एक किताब में दी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उस जहर को छिपाया। अब शुरू हुआ असल उबलते मेंढक का खेल। धीरे धीरे दिन ब दिन क्वीन ब्रांडी की सेहत बिगड़ने लगी। जहर अंदर ही अंदर काम कर रहा था। ब्रांडी को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। क्वीन ब्रांडी अब समझ चुकी है कि क्या हो रहा है, लेकिन क्या वह स्टेला को रोक पाएगी? आगे आने वाला है स्टेला का सबसे बड़ा जीत का पल, और महल में मचेगी असली तबाही। तो क्वीन ब्रांडी को सब समझ आ चुका था, लेकिन आखिरी वक्त में उसने खुलकर बात की और उसे बहुत सुकून मिला। आखिरकार उसने खुद स्टेला से कॉफी मांगी। उसे पता था यह उसका आखिरी निवाला है, लेकिन उसने बिना हिचकिचाहट के वो कॉफी पी ली। आखिरकार क्वीन ब्रांडी चली गई। सबने उन्हें विदा करने के लिए काले कपड़े पहने। जहाँ ज्यादातर लोग शांत थे, वहीं स्याओमा, जो कार्ल की बेटी हो सकती है, फूट फूट कर रोए। ब्रांडी उनकी जैविक माँ नहीं थी, पर अपनी माँ से भी बढ़कर थी। ज्याओ माँ अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। स्टेला ने उसे दिलासा दिया, हम अकेले नहीं हैं, और ज्याओ माँ का हाथ अपने पेट पर रख दिया। पेट के अंदर भ्रूण की हलचल महसूस होते ही ज्याओ माँ को सब कुछ समझ आ गया। उसने धक्के से स्टेला को दूर किया। वो कुछ कहना चाहती थी, पर कुछ नहीं बोली और रोते हुए वहां से भाग गई। स्टेला का चेहरा भी गंभीर हो गया। इसके बाद स्टेला हाउसकीपर कार्ल के पास गई। वहां उसने कार्ल के भतीजे, मौसी के बेटे और उसकी दिवंगत पत्नी की तस्वीर देखी। स्टेला को लगा कि कार्ल पहले ही अपना परिवार बसा चुका है। स्टेला निराश हो गई। उधर कार्ल भी स्टेला से पीछा छुड़ाना चाहता था। खासकर जब उसे पता चला कि स्टेला उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो वो और भी बेचैन हो गया। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बच्चा उसके साथ युद्ध के मैदान में अकेला मर जाए। कार्ल ने भी स्टेला को धोखा दिया। स्टेला ने शुरू में अपने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, पिता जैसे मर्द की तलाश की वजह से कार्ल से मदद मांगी थी, लेकिन कार्ल ने भी उसके पिता की तरह उसे फिर से चोट पहुंचाई। कार्ल सचमुच एक निकम्मा इंसान था। उसने सालों तक अपनी बेटी ज्याओ माँ की उपेक्षा की थी और अब अपने ही अजन्मे बच्चे से दूर भाग रहा था। शायद अपनी इस मानवता की कमी को महसूस करते हुए कार्ल ने आखिरकार स्टेला की मदद की। चूंकि वो मैनेजर था और प्रिंस फ्रैंको मंदबुद्धि था, इसलिए फ्रैंको की पत्नी होने के नाते स्टेला को सब कुछ विरासत में मिल गया। इसके तुरंत बाद स्टेला ने एक बेटे को जन्म दिया। वो अब महारानी की तरह शांति से रह सकती थी, लेकिन स्टेला का दिल अभी भी कैटेनिया में अटका था। जब वो 9 साल की थी तो उसके पिता उसे धोखे से कैटेनिया ले गए थे और वहाँ की शान और शौकत का वर्णन किया था। यह बात स्टेला के दिल में गांठ बन गई थी, तो उसने प्रिंस फ्रैंको को, जो कभी घर से बाहर नहीं निकला था, कैटेनिया ले जाने का फैसला किया। स्टेला के असर से फ्रैंको अब थोड़ा बहुत बातचीत कर पा रहा था, लेकिन स्टेला को चिंता थी कि उसके जाने के बाद फ्रैंको को खुश कौन करेगा। इसलिए उसने समझदारी से फ्रैंको के लिए एक प्रोफेशनल तकनीशियन का इंतजाम किया। फिर उसने अपने घायल लवर जीना को तसल्ली दी और बच्चे को लेकर कैटेनिया पहुंची। कैटेनिया में ब्रांडी परिवार के रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया, लेकिन देखिए ड्रामा, सबने जिना को घेरा। स्टेला, जो मुख्य पात्र थी, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। शायद उसकी साधारण पिछली जिंदगी की वजह से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब सारे रिश्तेदार नन्हे वारिस को लेकर महल के अंदर चले गए, तब स्टेला ने आखिरी बार अपना गुस्सा दिखाया और क्रोध में वहां से भाग गई। स्टेला भाग गई। उसे एक बार फिर अस्वीकार किया गया है, लेकिन याद रखना, जब जब स्टेला मुस्कुराती है, कोई नर्क में जाता है। आगे आने वाला है खूनी तूफान। वो शहर में पहली बार अकेली थी और सड़कों की भीड़ में पूरी तरह खोई हुई महसूस कर रही थी। इस भागम भाग वाले शहर में वो अजीब थी। उसका डर तब कम हुआ जब वो पुरानी झुग्गियों में पहुंची। शायद ये झुग्गियां ही स्टेला के अंतिम भाग्य का इशारा थी। लेकिन एक घने अंधेरे गलियारे से गुजरते हुए स्टेला ने चमत्कार देखा। समुद्र। एक शोरगुल वाले शहर के छोटे से कोने में समुद्र का इतना बड़ा विस्तार। ये असली समुद्र था या स्टेला का भ्रम, कोई नहीं जानता। पर उसी पल स्टेला जोर से हंसी। जब भी स्टेला हंसती है, कोई नर्क में जाता है। बचपन में जब उसकी माँ उसे पीट रही थी, तब वो हंसी थी और उसकी माँ आग की लपटों में जलकर मर गई। जब क्वीन ब्रांडी ने उसे बच्चा गिराने को कहा, तब वो हंसी थी और क्वीन ब्रांडी को जहर देकर पश्चिम भेज दिया गया। और अब ठुकराई हुई, अपमानित स्टेला
एक बार फिर मुस्कुराई है। यह मुस्कान इशारा करती है कि कैटेनिया के कुलीन वर्ग में बड़ी अशांति आने वाली है, एक खूनी तूफान आने वाला है। इसके अगले भाग के लिए एक 100 कमेंट कर देना।